ऐसा हो पाएगा कि कनाडा पहले जैसा बन जाए जैसा आज से 10 या 15 साल पहले था। और उसमें उसने वो सारे इश्यूज की बात करी है कि क्यों इंडियंस की वजह से कनेडियन गवर्नमेंट को ये सब कुछ करना पड़ रहा है। इंटरनेशनली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी भी अवेलेबल है और मच बेटर देन कनाडा। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी कि हमारी इंडियन कम्युनिटी भी वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। How stupid is that? I don't want to talk about negativity anymore. तो चलिए ये कनाडा वाला टॉपिक आज एंड करते हैं। बहुत सालों से लाखों इंडियंस अलग अलग तरह का वीजा लेकर कनाडा जा रहे थे और वहां पर जाकर सेटल भी हो रहे थे। इनमें से दो मोस्ट फेमस वीजा टाइप थे, स्टूडेंट वीजा और 10 ईयर मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा, जिसको बाद में वहां पर जाकर लोग अपने वर्क परमिट में भी कन्वर्ट कर रहे थे और बाद में पीआर तक का अपना रास्ता इजीली मैनेज कर रहे थे। लेकिन अभी वहां पर रश होने की वजह से कनेडियन गवर्नमेंट से इमिग्रेंट्स को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए अभी उन्होंने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए, जिसके बाद में कनाडा के बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी और केओस क्रिएट हो गया है। वहां का वीजा हासिल करने में और वहां पर जाके रहने के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन है। इसीलिए कनाडा के इस टॉपिक के बारे में ये शायद मेरी आखिरी वीडियो ही होगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट नेगेटिविटी एनीमोर। मैं अभी कनाडा को छोड़कर जहां से पॉजिटिव बातें हो रही है उनकी तरफ ही जाना चाहता हूं, बिकॉज दैट इज व्हाट वी नीड। इसीलिए इस वीडियो में कनाडा के बारे में पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ बात होगी कि वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। और इस वीडियो में 4 मेन टॉपिक होंगे। सबसे पहला पॉइंट, ऑल द चेंजेस। कनेडियन गवर्नमेंट ने अभी कौन कौन से चेंजेस किए हैं और उनका क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होने वाला है। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, के जिनको कनाडा का वीजा या मिल गया या फिर मिल सकता है, क्या उनको वाकई कनाडा जाना चाहिए और इसके बाद में क्या चांसेस हैं कि कनाडा पहले जैसा हो सकता है या फिर कितने टाइम में हो सकता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, के इंडिया और कनाडा के बीच में जो क्लेश चल रहा है अभी, उसका क्या होगा और वो कब तक खत्म हो सकता है। सो लेट्स बिगिन विद द चेंजेस। इस साल के शुरू में ही कनेडियन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट वीजा को लेकर बहुत बड़े चेंजेस किए थे, जिसके बाद में स्टूडेंट वीजा लेना काफी एक्सपेंसिव हो गया था। और उसके साथ में ही स्पाउस ओपन वर्क परमिट, जो कि स्टूडेंट के साथ जाते थे वीजा लगाकर, उनके लिए भी बहुत सारी लिमिटेशंस सेट कर दी थी। और फिर अभी दो बड़े झटके दिए गए हैं विजिटर वीजा और स्टूडेंट वीजा को लेकर, जिसमें से विजिटर वीजा अभी 10 साल का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा नहीं होगा। ये वीजा ऑफिसर के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो आपको 2 महीने, 1 महीना या 6 महीने कितनी देर तक का वीजा देना चाहता है, या फिर आपको वीजा नहीं देना चाहता। और इसके बाद में अगर बात करें स्टूडेंट वीजा की, तो उसमें एसडीएस स्ट्रीम, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया है, जो कि बहुत सालों से चल रही थी बहुत सारी कंट्री के स्टूडेंट्स के लिए, जिससे स्टूडेंट वीजा लेना बहुत ही इजी था। स्टूडेंट वीजा में जो चेंजेस हुए हैं इसकी डिटेल में मैंने बात इस वीडियो में करी है, आप ये देख सकते हो। और अगर ये लिंक ना चले तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। आपको समझ आ जाएगा कि स्टूडेंट वीजा में एसजीएस कैटेगरी में चेंज होने का क्या मतलब है। और ये स्टूडेंट वीजा में जो चेंजेस हुए हैं इनका सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडियंस के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कनाडा में जाकर सेटल होने का और वहां की पीआर लेने का स्टूडेंट वीजा एक बहुत ही अच्छा रास्ता था, जो कि अभी उतना इजीली पॉसिबल नहीं होगा। और कनाडा में जाकर सेटल होने का ड्रीम लोगों का अब भी अधूरा ही रह जाएगा। तो ये तो होगी कनाडा के मेन चेंजेस की बात। लेकिन उसके बाद में भी अगर किसी को कनाडा का वीजा मिलता है तो क्या उसे कनाडा जाना चाहिए? डज इट रियली वर्थ गोइंग कनाडा नाउ? मेरा मानना ये है कि कनाडा में अभी बचा ही क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम, और यहाँ तक के लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं है। और जिनके पास अपने घर है उनके पास काम ना होने की वजह से घर की इंस्टॉलमेंट्स देनी बहुत मुश्किल है। और जिनके पास नहीं है उनको रेंट पर कोई भी अकोमोडेशन या घर नहीं मिल रहा। और अगर बात करें क्राइम की, तो वहां पर रहने वाले लोग ये बता रहे हैं कि अगर उनकी आंखों के सामने भी कोई उनकी गाड़ी चोरी कर रहा है ना, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय एक वीडियो बनाने के, बिकॉज कनाडा के लॉज ही ऐसे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर जाकर सुसाइड कर रहे हैं और पेरेंट्स वहां पर जाकर ये सोच रहे हैं कि इंडिया में लाइफ ठीक ठाक थी, लेकिन वहां पर जाकर अभी लेबर करनी पड़ रही है। यहां पर मैं एक बात हाईलाइट करना चाहता हूं कि मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि कनाडा में उनका गुजारा नहीं हो रहा और वो इंडिया अगर वापस आ जाएं तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो आ नहीं सकते जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी। हाउ स्टूपिड इज दैट? लेकिन क्या वापस अपने देश लौट जाना एक विकल्प हो सकता है? ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ये तो बिल्कुल बेवकूफों वाली बात हुई कि अगर आपकी लाइफ इंडिया आने से या फिर कनाडा के कंपैरेटिवली किसी भी और कंट्री में जाने से बेटर हो रही है इन कंपैरिजन टू कनाडा, तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है? कौन से समाज की टेंशन ले रहे हो? ये हमारी इंडियन मेंटेलिटी की एक बहुत बड़ी स्टुपिडिटी है। आप खुद ही इस वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए यहाँ पर सोचिए कि
क्या ये सोचना सही है कि अगर वो वापस आ गए तो उनके ऊपर समाज का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, समाज के लोग उनके बारे में 100-100 बातें करेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। मैं जो बात कर रहा था कनाडा में होने वाली प्रॉब्लम्स की, उसमें इंडियंस को लेकर एक और टॉपिक भी जुड़ चुका है, जो अभी रिसेंटली हिंदू सिख में थोड़ा-सा क्लैश हुआ वहाँ पर। हालाँकि ये सारा कुछ ही पॉलिटिकल है, इसमें हमारा कुछ खास लेना-देना है नहीं। हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा नहीं है। तो वो भी अभी इमिग्रेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है, स्पेशली इंडियंस के ऊपर। मेरी एक वीडियो के ऊपर ना एक बंदे ने कमेंट किया, मुझे लगता है वो शायद लोकल कैनेडियन होगा, और उसमें उसने वो सारे इश्यूज की बात करी है कि क्यों इंडियंस की वजह से कनेडियन गवर्नमेंट को ये सब कुछ करना पड़ रहा है, अपने लॉस में चेंजेस करने पड़ रहे हैं। इसमें उसने रिसेंटली हिंदू सिख क्लैश की भी बात करी है कि क्यों एक ही धरती पर पैदा हुए लोग यहाँ पर आकर लड़ रहे हैं, जिससे हमारी गवर्नमेंट को बहुत सारा कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। हालांकि मेरा रिप्लाई उसको ये था कि ये सब कुछ कनेडियन गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रहा है, लेकिन मैं उस बंदे की बात से काफी हद तक एग्री करता हूँ। बिकॉज अगर मैं यहाँ पर देखूं, इंडिया के ही किसी और पार्ट से कुछ लोग अगर हमारे एरिया में आकर रहने लग जाएं और माहौल खराब करना शुरू कर दें, तो हम भी उनमें फटाफट भगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो लोकल कनेडियन लोग बेचारे कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी कि हमारी इंडियन कम्युनिटी भी वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो फिर वो कंट्री रहने के लायक अभी किसी भी तरह से नहीं है। स्पेशली पीपल विद देयर फैमिलीज, वो अपने बच्चों की सेफ्टी और फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा वरीड है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या ऐसा हो पाएगा कि कनाडा पहले जैसा बन जाए जैसा आज से 10 या 15 साल पहले था। ये होना अभी बहुत मुश्किल है, बिकॉज कनाडा के लिए यही नहीं, एक और भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी, दैट इज ट्रम्प। यूएस के नए प्रेसिडेंट इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और उन्होंने मैस डेपोटेशन का प्रॉमिस भी करके ये इलेक्शन जीता है। तो फिर जनवरी 2025 में अपनी कुर्सी पर बैठते ही वो सबसे पहले इसी काम को करना शुरू करेंगे। ट्रम्प इमिग्रेंट्स को लेकर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसकी बात मैंने डिटेल में इस वीडियो में करी हुई है, और अगर ये लिंक नहीं चल रहा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी उस वीडियो को देख सकते हो। तो जैसे ही ट्रम्प ये डेपोटेशन का काम शुरू करेगा तो यूएस से लोगों का इलीगली कनाडा का बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा में एंटर होने के चांसेस बहुत हाई हैं। इसीलिए अभी से ही ट्रम्प गवर्नमेंट ने यूएस के बॉर्डर के ऊपर अपनी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। और अगर बात पीआर की करें तो कनाडा में ऑलरेडी 30 लाख से ज्यादा लोगों की पीआर एप्लीकेशन पेंडिंग या फिर बैकलॉग में पड़ी है, और इसके बाद में उसमें यूएस से आने वाले या फिर किसी और कंट्री से आने वाले असाइलम सीकर्स भी ऐड हो जाएंगे। सो दैट मींस कि कनाडा के लिए अब सिर्फ इंडिया या फिर किसी और कंट्री से डायरेक्टली कनाडा आने वाले लोग ही प्रॉब्लम नहीं है, उनको यूएस से आने वाले लोगों को भी हैंडल करना पड़ेगा, और वो जरूर आएंगे। कनाडा में अक्टूबर 2025 में इलेक्शन होने के चांसेस हैं, और उसके बाद में भी जो गवर्नमेंट आएगी उनका भी इलेक्शन का मेन मुद्दा इमिग्रेंट्स ही हैं। इसीलिए वो भी इमिग्रेंट्स को कोई भी रिलैक्सेशन देने के मूड में बिल्कुल नहीं होगी। सो ऑल इन ऑल कनाडा कैन नॉट बी सेम एज इट वाज बिफोर टिल नेक्स्ट 5 to 7 years। और उसी इलेक्शन को कंसिडर करके इंडिया और कनाडा का जो क्लेश चल रहा है उसको भी देखा जा सकता है कि उसमें भी अभी आगे 1-1.5 साल तक कोई भी चेंजेस होने वाले नहीं है। और इस क्लैश का इंडियंस के वीजास के ऊपर जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी अभी ऑलमोस्ट 1 साल तक कंटिन्यू रहेगा, और उसके बाद में जो गवर्नमेंट आएगी उसके भी एक्शंस के ऊपर काफी कुछ ही डिपेंड करेगा। तो ये मुद्दा कोई जल्दी सिमटने वाला नहीं है। तो अगर फिर से बात करूं कनाडा की, तो बहुत सारे लोगों के अभी दिल टूटे होंगे जो कनाडा जाना या फिर वहां पे सेटल होना चाहते थे। आई सजेस्ट इस बात को छोड़ो, अभी कनाडा का ड्रीम खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म होगी। इंटरनेशनली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी भी अवेलेबल है, और मच बेटर देन कनाडा। मेरे इस चैनल पर हमेशा ही ऐसी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी रिलेटेड टू कंडीशंस अब्रॉड और इंडियंस के लिए इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में, बिकॉज मैं चाहता हूं कि कोई भी इंडियन मिसगाइडेड होने की वजह से किसी भी तरह की इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिस ना करे। उन अपॉर्चुनिटीज की बात इस चैनल पर लगातार होती रहेगी। अगली वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कनाडा को छोड़कर कौन कौन सी कंट्री आप पढ़ने जा सकते हो जिसका आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, और उससे अगली वीडियो होगी कि कौन कौन सी कंट्रीज कनाडा के अलावा आपको अच्छा काम दे सकती है। इसमें हर तरह की प्रोफाइल और बजट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वैसे भी सब्सक्राइब करने से आपका तो कोई नुकसान होगा नहीं, मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।